ओके स्टूडेंट्स, तो बिगिन करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, मैं बिट बाय बिट एकदम बेसिक से जीरो लेवल से मैं सारा चीज आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। कहीं पर भी कोई भी चीज का डाउट वाउट हो एकदम इत्मीनान से पूछना, क्योंकि आपके लिए इस पूरी चीज को ना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये 10th वाली प्रोबेबिलिटी से बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, डोंट मिक्स इट विथ क्लास 10th प्रोबेबिलिटी। उसमें था कुछ कुछ वो बहुत आसान था, ये वाला भी बहुत आसान है, डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा डेप्थ में है। ठीक है, कंपेयर टू क्लास 10 वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इतना डेप्थ में नहीं था, बट यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ में। ठीक है, तो मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, और फिर धीरे धीरे हम लोग जो है वो फॉर्मल डेफिनेशन वगैरह मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, और उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। पहले एक बार धीरे धीरे बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेट अस बिगिन। सो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। रिपीट कर रहा हूं मैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्वियसली, बट ज्यादा स्पेशली वी कैन से कि इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या ये वाला चीज समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स में मोटा मोटा दो ब्रांच होता है। एक ब्रांच हमने ऑलरेडी अभी देख लिया, इस ब्रांच के अंदर में हम लोग मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्शन, ये सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। वो एक ब्रांच होता है। और एक ब्रांच और भी होता है जिसके अंदर में हम लोग क्या चीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो आंसर इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एक और ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स होता है जिसमें वो स्टडी अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन द सेकेंड ब्रांच विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेटिस्टिक्स, इसमें हम क्या करते हैं, क्या है, तो वी डू दिस। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, हम क्या करते हैं इसके अंदर में, वी मेजर द मैथमेटिकल चांसेस, मैथमेटिकल chances of happening or non happening of any event। ठीक है, मैं एक बार अभी तक जितना मैंने बोला एक बार मैं रिपीट करता हूँ। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इट इज अ काइंड ऑफ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी क्या करता है? तो प्रोबेबिलिटी करता है, इट मेजर्स द मैथमेटिकल चांसेस ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। क्या यहाँ तक सारा बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिससे प्रोबेबिलिटी एक्चुअली एसोसिएटेड होता है। तो ध्यान से धीरे धीरे सुनना। There are many statements that we use in our day-to-day lives which are uncertain। ठीक है, like for example मैं बोल सकता हूँ इसे, कल बारिश होगा, most probably it will rain tomorrow, या most probably it will rain today। तो ऐसे जो हम बोलते हैं ना कि most probably it will rain today, तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा फीलिंग होता है कि हाँ यार आज बारिश हो सकता है। ये सपोज करो कि ऐसा है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट हम देते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली Ram will clear CA एग्जाम। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली राम विल क्लियर सीए एग्जाम। ये मैंने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट देने का क्या आपको ये समझ में आता है कि राम पक्का सीए एग्जाम क्लियर कर लेगा, या अनसर्टेन है? ये स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्या बोलते? अनसर्टेन है सर। अनसर्टेन। अनसर्टेन है, मतलब ये स्टेटमेंट, मतलब वैसे तो मैंने देखो मोस्ट वर्ड यूज किया कि मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, लेकिन श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकते। ठीक है ना, ये राम कर ही देगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर मान लो कि मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट यूज करता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली, राम वाले को रहने दो, इसके साथ मान लो कि मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट आपसे बोलूँ कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, रेन टुडे। ये स्टेटमेंट सर्टेन है कि अनसर्टेन? अनसर्टेन। ये भी अनसर्टेन, मतलब क्लैरिटी है ना सबको इस चीज का कि ये भी एक टाइप का अनसर्टेन स्टेटमेंट है। रिस्पॉन्ड करेगा मैं। हाँ सर। ओके,
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ये अनसर्टेन है, ठीक है, लेकिन इसके होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, इसके होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? बोलो। 1/2। बहुत ज्यादा सर, वन। कितना बता रहे हो? किसी ने 1/2 बोला। 1/2 है किसी का आंसर? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर भी एक मतलब कि मिथ है, मैं उसको बस्ट करता हूँ, उसको आप लोग के लिए क्लियर करता हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, तो पहला तो यहाँ से ये समझना है हम लोगों को कि दिस इज अ अनसर्टेन स्टेटमेंट, ऐसा गारंटी नहीं है कि ये होगा ही हो। फिर अगर आपके मन में ये विचार है कि इसके होने का या नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो ऑब्वियसली आपके मन में यही थॉट आया होगा कि कोई एक पर्टिकुलर दिन है और उस दिन बारिश हो भी सकता है, बारिश नहीं भी हो सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी, और उसमें से एक पॉसिबिलिटी हमारे फेवर में है कि बारिश होगा बोल के, और दूसरा पॉसिबिलिटी बारिश नहीं होगा, वो वाला पॉसिबिलिटी हमारे फेवर में नहीं है, इसीलिए फेवरेबल बाय टोटल, और आपने बोल दिया हाफ। लेकिन मैं बोलूँगा कि बेटा ये गलत है। क्यों गलत है? उसका मैं एक आर्ग्यूमेंट आपको देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये वाला गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि ये क्लास के अंदर में 3 लड़कियां हैं, 3 गर्ल्स, ठीक है, एंड 20 बॉयज, ठीक है। और मैं आपसे अगर पूछूं कि इस क्लास में से एक स्टूडेंट को आप उठाइए, उसके गर्ल या बॉय होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? क्या बोलते हैं? ये ऐसा करो, मेरा सवाल ध्यान से सुन लेना कि इस क्लास से मैं एक स्टूडेंट को उठा रहा हूँ, ठीक है, आई हैव पिक्ड वन स्टूडेंट, वो स्टूडेंट लड़की होगा या लड़का होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हम हाफ बोल सकते हैं? देखिए एक स्टूडेंट को नहीं मैंने, सर। फिर वो तो दो ही पॉसिबिलिटी की, तो लड़की होगा या लड़का होगा, तो हाफ बोलना पॉसिबल मतलब सही रहेगा यहाँ पर? अगर मैं पूछूं कि एक लड़का को इसमें से चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या बोलते हो? सही है गलत है? गलत नहीं है ना? सर, गलत है। तो सही क्या होगा? एक बॉय को चूज करने का प्रोबेबिलिटी 20 20/23। बाई 23। हाँ सर। हाँ, तो मतलब यहाँ पर मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ कि मतलब आपको क्या है कि जब कभी भी आप कोई चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बॉय को चूज करने का प्रोबेबिलिटी निकालने का ट्राई करा, ठीक है, एकदम ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर बॉय को चूज करने का प्रोबेबिलिटी निकालने का ट्राई करा, तो उस टाइम पे मेरे को अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो मैं करना चाहता हूँ उसके फेवर में कितना आउटकम है और टोटल कितना आउटकम है। तो यहाँ पे क्या है कि टोटल आउटकम मतलब टोटल जो मेरे पास में अवेलेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 23, जिसमें 3 तो है गर्ल और 20 है बॉय, और मैं अगर बॉय निकालना चाहता हूँ तो उसका फेवरेबल आउटकम ऑब्वियसली बॉय को चूज करना होगा, ठीक है। तो और 23 में से अपने पास में बॉय कितना अवेलेबल है? 20, तो इसीलिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 20 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 23, इसीलिए आंसर इज 20/23, ना कि हाफ। सिमिलरली जब हम देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, तो रेन जो है वो एक्चुअली कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जैसे बॉय चूज करना तो बहुत ही सिंपल सा बात है कि टोटल 23 स्टूडेंट है, उसमें से 20 बॉय है और 3 गर्ल है, तो बॉय आप 20 ही निकाल सकते हैं, 20 ही बॉय चूज कर सकते हैं। लेकिन रेन जो है वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कितना उस दिन इवापोरेशन है, कितना ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो रेन होना नहीं होना ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि कंट्रोवर्शियल चीज है, काफी सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो अभी रेन होने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सपोज करो कि रेन के होने का मैं 3-4 पैरामीटर मान लेता हूँ, ठीक है। एक पैरामीटर मान लेता हूँ कि ह्यूमिडिटी कितना है उस दिन, ठीक है। फिर मैं देख लेता हूँ कि उस दिन का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। फिर मैं देख लेता हूँ कि उस दिन मान लो कि एयर का विंड का क्या स्पीड है, ये विंड कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इन सारे फैक्टर्स पे जिस पे रेन डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उन सारे फैक्टर्स में से कितना लोग रेन के होने को फेवर कर रहा है और कितना लोग रेन के नहीं होने को फेवर कर रहे हैं, इस चीज से फाइनली हम एक एनालिसिस निकाल के बोल सकते हैं कि रेन होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। लेकिन डायरेक्टली ये चीज सोच लेना कि दो ही पॉसिबिलिटी के रेन हो भी सकता है और रेन नहीं भी हो सकता है, और उसके हिसाब से रेन होने का प्रोबेबिलिटी हाफ बोल देना, तो उस हिसाब से तो फिर हर रोज ही साल के मतलब 50% चांस रहेगा रेन होने का, मतलब कोई भी दिन रेन हो सकता है। एक्चुअली वो तरीका करेक्ट नहीं है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जिस चीज का आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं वो किन किन चीजों पे एक्चुअली डिपेंड कर रहा है, और जिन जिन चीजों पे वो डिपेंड कर रहा है उसमें से कितना सारा लोग आपको फेवर कर रहा है और कितना सारा लोग आपके अगेंस्ट है।
तो वहां पर फिर वेरिएबल डिवाइडेड बाय टोटल का लॉजिक हम लोग यूज करते हैं। डायरेक्टली इस तरीके से कोई भी चीज में हाफ लगाना ये गलत होगा। क्या ये आइडिया क्लियर हुआ कि क्यों ये हाफ गलत है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो लास्ट का आप थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बताओ कौन सा पार्ट आप लास्ट सुने थे? सर वो हाफ वाला सुना था। हाफ में मैंने यही बोला बेटा कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ तो नहीं होगा, ठीक है। हाफ नहीं होने का रीजन ये है कि रेन का होना नहीं होना काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी लेवल पे, टेम्परेचर पे, विंड पे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जिन जिन फैक्टर्स पे रेन डिपेंड करेगा, उन फैक्टर्स में से कितना फैक्टर रेन के होने को सपोर्ट कर रहा है और कितना फैक्टर नहीं सपोर्ट कर रहा है, उस चीज के बेसिस पे फिर फाइनली हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कि मान लो कि वहां पे टोटल 5 फैक्टर है और 3 फैक्टर अगर रेन के होने को सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि रेन होने का प्रोबेबिलिटी है 3/5, ठीक है। आ रहा है समझ? डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि रेन होने का और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है। मैंने बोला यहाँ पर ये स्टूडेंट लोग वाले एग्जांपल में कि आप वैसे अगर सोचोगे तो कोई भी एक स्टूडेंट जो आप चुनोगे उसकी लड़की और लड़का होने का प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, बट वैसे तो काम होगा नहीं ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप लड़का चूज करना चाहते हो तो कितना लोग इसमें से आपके फेवर में और टोटल कितना लोग है। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल के लॉजिक से आएगा, जो कि यहाँ पर कितना आ रहा है 20 डिवाइडेड बाय 23। दिस इज द करेक्ट आंसर, बट हाफ इज नॉट द करेक्ट आंसर। वैसे ही रेन के केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि रेन का होना नहीं होना काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और उन फैक्टर्स में से कितना लोग रेन के होने को सपोर्ट कर रहा है और कितना लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे फाइनली हम कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। लेकिन हाफ जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो कि इस स्टेटमेंट का प्रोबेबिलिटी हाफ नहीं होगा। ये चीज समझ में आया नहीं समझ में आया? आ गया सर। हाँ सर। मतलब सारे फैक्टर्स को एक बार काउंट करने के बाद में, उनको समझने के बाद में हो सकता है कि फाइनली आंसर हाफ आ जाए, वो एक अलग बात है। बट ऐसे डायरेक्टली ये नहीं सोचेंगे हम लोग मन के अंदर में कि दो ही पॉसिबिलिटी की, या तो बारिश हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो बारिश होने का प्रोबेबिलिटी हाफ, वो गलत तरीका होगा। क्या आइडिया क्लियर है सबको यहाँ तक? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट। इसके बाद में एक और मिथ है बेटा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, थोड़ा उस चीज को भी समझ लेते हैं, ठीक है। समझना ध्यान से कि द प्रोबेबिलिटी that it will rain today is 95%। क्या ये स्टेटमेंट देख के हम बोल सकते हैं कि बारिश होगा ही होगा आज? सर श्योरिटी नहीं है नहीं, कंप्लीटली। सर श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, करेक्ट। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत है। हाँ पॉसिबिलिटी बहुत है, लेकिन अभी भी 5% चांस है कि रेन नहीं होगा, ठीक है। अब कहने का मतलब है, याद रखना कि कोई चीज का प्रोबेबिलिटी अगर बहुत हाई होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज हो ही जाएगा। मान लो कि रेन के आज होने का प्रोबेबिलिटी अगर 95% है, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि रेन हो ही जाएगा। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि रेन होने का बहुत हाई चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कितना भी हाई रहे उसका ये मतलब नहीं है कि वो इवेंट हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नेसेसरी नहीं है। अभी भी जब तक 5% का 1% चांस भी अगर है वो चीज के नहीं होने का, तो जब तक फिर वो काम आप किए नहीं हो और एग्जैक्टली आपको रिजल्ट नहीं मालूम है, तब तक आप प्रोबेबिलिटी देख के श्योरिटी के साथ में कुछ नहीं कह सकते कि यही होगा या वही होगा। क्या ये वाला आइडिया समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके मैं एक बार और पूछ लेता हूँ। मैंने बोला कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे इज 95%। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आज बारिश हो ही जाएगा पक्का कंफर्म। एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके और नॉट रेन का प्रोबेबिलिटी है 5%, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बारिश नहीं होगा पक्का। क्या पक्का से कह सकते हैं कि इसकी वजह से बारिश नहीं होगा? ये अभी तक सब कुछ कच्चा ही है, सब कुछ अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि हाँ होने का चांस थोड़ा ज्यादा है, नहीं होने का चांस थोड़ा कम है, लेकिन फाइनली हो कुछ भी सकता है। बारिश आ भी सकता है और बारिश नहीं भी आ सकता है। क्या बोलते हो? आया समझ बात कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ ओके ओके अब मैं एक बार एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं लिख नहीं रहा हूँ बस बोल रहा हूँ, ठीक है।
there is 95% chance that it will rain today. Just basically is a chance or probability, ठीक है, of raining. इसका एक्चुअली में रेन के होने या नहीं होने से कोई लेना देना नहीं है. क्या ये बात समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना. हाँ सर. नहीं. नहीं आया आदित्य या आ गया? नहीं आया सर. ओके मैं एक बार और बोलता हूँ, ध्यान से सुनना. यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे इज 95%. इसका मतलब है कि आज बारिश होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, चांस बहुत हाई है. लेकिन इसका एक्चुअली में बारिश के होने के से या नहीं होने से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, मतलब सिर्फ ये चांस बता रहा है. अब इसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि पक्का बारिश आ ही जाएगा या पक्का बारिश नहीं आएगा. ये जस्ट हमको चांस बता रहा है, ठीक है, कि हाँ आने का चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन पक्का आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है इसकी वजह से. क्लियर है? हाँ सर. हाँ सर. ओके तो इसको थोड़ा याद रखना कि मतलब अगर थोड़ा सा भी चांस नहीं है ना, मतलब ऐसा है कि कोई चीज का प्रोबेबिलिटी एकदम 99% भी है और 1% प्रोबेबिलिटी कि वो नहीं हो सकता है, तो भी चांसेस है कि मतलब वो रुक सकता है, उसका होना जरूरी नहीं है. मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई चीज का प्रोबेबिलिटी कितना भी हाई हो, जब तक वो एकदम से 1 नहीं हो जाता तब तक हम कन्फर्मली नहीं बोल सकते हैं कि वो वाला इवेंट ऑकर होगा ही होगा. ठीक है, तब तक दूसरे वाले का भी थोड़ा सा चांस रहता है. और जब तक फाइनली कुछ हो नहीं जाता आप 100% श्योरिटी से ये नहीं बोल सकते हैं कि यही वाला होगा या ये वाला नहीं होगा. ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना. हाँ सर. मतलब प्रोबेबिलिटी कितना भी हाई हो, जब तक 1 नहीं होता तब तक हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि वो इवेंट पक्का हो ही जाएगा. नहीं भी हो सकता, वो इवेंट अटक भी सकता है. क्या ये चीज क्लियर हुआ? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना. ओके सर. हाँ सर. ओके चलो, तो अब मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ प्रोबेबिलिटी के विषय में. इसको आप काइंड ऑफ थोड़ा सा डेफिनेशन जैसा सोच सकते हैं. ठीक है, ध्यान से सुनना इसको. पहला स्टेटमेंट, प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यहां से आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं. ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स which measures the mathematical chance of happening or non happening of an event which are subjected to uncertainty. देखो तो एक बार ये डेफिनेशन पढ़ के आया समझ नहीं आया समझ. मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी एक ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स है. क्या करता है ये? तो ये मेजर करता है मैथमेटिकल चांस ऑफ हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच आर सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी. विच आर सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी का मतलब हुआ कि जिसका होना या नहीं होना अपने आप में थोड़ा सा अनसर्टेन है. ठीक है, उस चीज के मैथमेटिकल चांस को प्रोबेबिलिटी मेजर करता है. ये वाला बात समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना. आ गया सर. हाँ सर. ओके ऑलराइट, तो ये था पहला डेफिनेशन बेटा. फिर इसके बाद में कुछ कॉमन डेफिनेशन है, पुराने कुछ टर्म्स हैं. ठीक है, उनको अपन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स. ये पहले पढ़ा हुआ है आप लोग का, लेकिन फिर भी एक बार जब सब चीज शुरू से देख रहे हैं तो एक बार मैं बता देता हूँ सारी चीजों. ठीक है, सबसे पहला वर्ड बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, एकदम ध्यान से सोचना. किसी को याद है व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? बतलाओ जरा. अगर नहीं याद है तो मैं बात करता हूँ फिर. कोई हाँ, भी बताओ. सर, नॉर्मल सर, कोई भी मतलब एक
चेक करने का कि एक इवेंट का वो क्या है, जैसे कोई कॉइन टॉस किया। टॉस की, ठीक है। मतलब आपके मन में बात है लेकिन मुंह पे आ नहीं रहा है ठीक से, ठीक है, ऐसा है। मतलब ठीक है, एक फीलिंग तो सबको रहता है कि व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलो मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिकली समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। ऐसा सोचो कि एक ना ग्लास है, जिस ग्लास में पानी है, ठीक है, भरा हुआ पानी रखा हुआ है इसमें। इसमें ना मैं एक काम करता हूँ कि एक चम्मच मैं चीनी मिला देता हूँ। चीनी है मेरे पास, ये एक चम्मच चीनी इसमें मिला देता हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम मैं ऐसे चम्मच से चीनी मिलाऊंगा इसमें, तब तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, मीठा होगा शायद। रिस्पॉन्ड करो हाँ यहाँ। हाँ सर। ओके, फिर मैंने क्या करा बेटा, मैंने इस गिलास के पानी को, मीठे पानी को मैंने फेंक दिया, ठीक है। मैंने फिर एक बार एक चम्मच चीनी लिया और इस बार वापस से ये एक चम्मच चीनी मैं इस गिलास में मिला दिया, और इस बार ऐसा सोचो फ्रेश पानी रखा हुआ है। तो सेकेंड टाइम पे मीठा थोड़ी ना, सेकेंड टाइम में तो शायद नमकीन हो जाना चाहिए। क्या बोलते हो? नहीं सर। नहीं? अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इस गिलास के पानी को फिर फेंक देते हैं। वापस एक चम्मच, मतलब पहले तो ग्लास में फ्रेश पानी लेते हैं और फिर इसके अंदर में एक चम्मच चीनी मिलाते हैं वापस। थर्ड टाइम पे नमकीन हो जाना चाहिए शायद, पक्का। क्या बोलते हो? नहीं नहीं सर। होगा सर। कभी नहीं होगा? सच्ची? नहीं हाँ। सर। तो खट्टा हो जाएगा, क्या पता मीठा नहीं, मतलब नमकीन नहीं हो रहा, तो खट्टा तो हो सकता है शायद चीनी वो मिला भी के। नहीं होगा सर। वो भी नहीं होगा। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, मतलब कि इस एक्सपेरिमेंट को, ये एक एक्सपेरिमेंट अपने आप में, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को आप कितने बारी भी रिपीट कर लो, एवरी टाइम द आउटकम इज सेम, कि पानी मीठा हो रहा है। कैन यू फील इट? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, फिर ऐसा सोचो कि बेटा कोई एक बच्चा है, काफी खुश बच्चा है, अभी ये क्लास 4-5 में है। अच्छा नहीं, मैं तो मैंने दुखी बच्चा बना दिया, खुश बच्चा है ऐसा, 4-5 में अभी इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जाता है बेचारा अपने में खुश रहता है। जमीन है, जमीन से एक पत्थर उठाता है, अपने हाथ में ले लेता है और उठा के ऐसे ऊपर की तरफ उछाल देता है। तो पहली बार में तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि पत्थर थोड़ा हाइट तक ऊपर गया और उसके बाद फिर से जमीन पे आके गिर गया, ऐसा ऑब्जर्व हुआ। बच्चा लेकिन खुश है यार, उसको कोई काम नहीं है, उसको कोई प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना है, उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। तो वो क्या करता है कि इस गिरे हुए पत्थर को फिर से उठा लेता है, ठीक है ना, अपने हाथ में ले लेता है और फिर से उछाल देता है। तो सेकेंड टाइम पे तो शायद ऐसा होगा ना कि फर्स्ट टाइम पे तो पत्थर ऊपर गया नीचे आ गया, सेकेंड टाइम पे लेकिन ऐसा होगा कि पत्थर ऊपर गया, जो ऊपर ही चला गया, एकदम एकदम ऐसे पार ही हो गया। ऐसा ही होगा ना? नहीं सर। क्या होगा सेकेंड टाइम पे? सेकंड टाइम पे भी गिरेगा सर। गिर जाएगा क्या? चलो ठीक है यार, कोई नहीं। फिर बच्चा लेकिन खुश है, अपने बच्चा को कोई टेंशन नहीं है। बच्चा फिर पत्थर उठाता है, फिर ऊपर उछालता है, थर्ड टाइम वापस। इस बार तो ऊपर चला जाना चाहिए शायद, आसमान की नहीं तरफ। सर। इस बार भी नहीं? क्या यार, ये तो गड़बड़ हो रहा है, बार बार पत्थर नीचे आ जा रहा है। तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम लोग इससे, कि एवरी टाइम वी थ्रो द स्टोन इन द एयर द सेम थिंग विल हैपन। कुछ नया नहीं होगा, वापस से पत्थर क्या हुआ, नीचे आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। पिछले बार जो मीठा हुआ था, क्यों? बिकॉज ऑफ सुक्रोज या ग्लूकोज, जो भी बोलो आप, चीनी के अंदर में ग्लूकोज होता है, जिसकी वजह से पानी मीठा हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे एक ग्लास में एक चम्मच चीनी मिलाना, 2 चम्मच चीनी मिलाना, या ग्राउंड से पत्थर उठा के ऊपर फेंकना, कि इन एक्सपेरिमेंट्स को आप कितने बारी भी रिपीट करो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एवरी टाइम द आउटकम विल बी सेम। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स बेटा ऐसे भी हैं, जो एक खुश बच्चा, सपोज करो कि उसके हाथ में एक सिक्का है, ठीक है, और वो इसको ऊपर उछालता है। तो ऊपर उछलने के बाद में जब वो सिक्का नीचे ग्राउंड पे गिरेगा, तो हो सकता है कि वो हेड दिखा रहा हो, और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि वो टेल दिखा रहा हो। तो इस बार क्या है कि ये जब सिक्का उछाल रहा है, दैट इज वन वर्क, ही इज डूइंग वन वर्क, बट द आउटकम कैन विद दिस ऑल्सो एंड इट कैन विद दिस ऑल्सो। ये दोनों ही आउटकम हो सकता है, ठीक है। फील कर रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। तो पिछले दोनों हाँ सर। एक्सपेरिमेंट बेटा, आउटकम कितना था आपका? एवरी टाइम देयर वाज फिक्स आउटकम, कि हाँ भाई एक ही चीज है, वही होगा बार बार, कुछ अलग तो हो नहीं सकता जिंदगी में, मतलब वो सारे एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। लेकिन ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, कॉइन उछालने वाला पार्ट, कि इसके अंदर में हम देख सकते हैं कि एक ही काम करते समय दो दो रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि किसी बार हेड आ जाए, हो सकता है किसी बार टेल आ जाए, हो सकता है किसी बार टेल आ जाए, हो सकता है कि उसके अगली बार हेड आ जाए, हो सकता है कि लगातार 2 बार 3 बार हर बार हेड हेड ही आते रहे, हो सकता है कि लगातार 2 बार 3 बार टेल टेल ही आते रहे। बट मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हम काम कर रहे हैं, उसका एक आउटकम पॉसिबल है या एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल? एक से ज्यादा है आपका मतलब।
एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल है। क्या सब लोग सेटिस्फाइड हैं इस वाली बात से? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना, कि एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल है इस वाले एक्सपेरिमेंट में। हाँ हाँ सर। सर। ओके, कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं बेटा हम लोग कि जिसमें एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल होता होगा? जैसे एक तो मैंने कॉइन का ले लिया, एक अपन डाइस का ले सकते हैं, है ना? क्या बोलते हैं कि हाँ डाइस सर। में एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल है। तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल हो, उस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मैं इसका डेफिनेशन ऐसे लिखता हूं, ध्यान से सुनना, कि एन एक्शन और ऑपरेशन, ठीक है, रिजल्टिंग इनटू टू और मोर आउटकम्स। ये बहुत जरूरी है कि दो या दो से ज्यादा आउटकम होना चाहिए। एक ही आउटकम हुआ तब उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग इनटू टू और मोर आउटकम्स इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। सब लोग ईमानदारी से बतलाइए, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। अच्छा, एक ग्लास में एक चम्मच नमक मिलाना रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है कि नहीं है? नो सर। नो। ओके, मतलब क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट आइए बात करते हैं सैंपल स्पेस के बारे में। कोई आइडिया आप लोग को व्हाट इज सैंपल स्पेस? रैंडम एक्सपेरिमेंट तो हो गया, सोचिए सैंपल स्पेस क्या होता है। तब तक मैं एक दो एग्जांपल लिख देता हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट का। एग्जांपल नंबर 1, टॉसिंग अ coin. Number 2, we can also say tossing a dice. ठीक है, चलो सैंपल स्पेस बताओ बच्चों। सैंपल स्पेस कोई आइडिया किसको बोलते हैं, या मैं ही बताऊं? सर जिस पे हम लोग लाइक वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं शायद। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं शायद, थोड़ा थोड़ा तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन रिलेशन। चलो सर जितने लोगों का एक्सपेरिमेंट पे अपन ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, मतलब जैसे 2 टाइम कॉस किया तो सैंपल स्पेस 2 हो जाएगा। अच्छा ओके, थोड़ा सा बेटा वापस से वही बात है कि फीलिंग एकदम सही है आप लोग का, लेकिन एप्रोप्रिएट वर्ड्स आप चूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, बतलाता हूँ। देखो बिल्कुल एकदम बहुत इजी है, आप लोग को एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस का डेफिनेशन तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ सेट। सेट है, सेट थ्योरी आप लोग को याद होगा, एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर याद है। बिल्कुल, वो जो सेट थ्योरी वाला सेट था बेटा, मैं उसी सेट का बात कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज सैंपल स्पेस? इट इज अ सेट। कैसा सेट भाई? कौन से सेट को सैंपल स्पेस बोलेंगे? तो इट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, ऑब्टेन्ड बोलो या मेड बोलो, ऑब्टेन्ड और मेड बाय व्हाट? बाय लिस्टिंग all the possible outcomes of the experiment या of the random experiment बोलना ज्यादा appropriate होगा, of the random experiment। discretely। ठीक है, आप लोगों को रूस्टर फॉर्म याद है कि सेट का अपन कैसे लिखते थे? रिस्पॉन्ड करते एक बार हाँ या ना। हाँ सर अलग अलग करके ना। हाँ सर। अलग अलग करके कॉमा दे देके, है ना? तो हाँ सर आप देखो पहले अंदर इसको, हाँ अब इसको पहले पढ़ लो, फिर अपन बहुत सारा सैंपल स्पेस को जो क्या कि 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज सैंपल स्पेस? इट इज अ काइंड ऑफ सेट। ठीक है ना, ये एक सेट है, और ये सेट जनरेट कैसे होगा? इट इज जनरेटेड या इट इज ऑब्टेन्ड बाय
लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्क्रीटली। डिस्क्रीटली मतलब सेपरेटली, ठीक है, अलग अलग से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी काफी सारा स्टैंडर्ड सैंपल स्पेस अपन देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 अगर अपन बात करें तो मान लो कि मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेता हूं, RE रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ आई से कि द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग 1 कॉइन, तो उस केस में व्हाट इज द सैंपल स्पेस? द सैंपल स्पेस विल बी, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं सेट बनाऊंगा जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या भरूंगा। इस वाले सिचुएशन में आंसर इज की हेड कॉमा टेल। क्या कहते हो? आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? समझ रहे हो? हाँ आ रहा सर। है सर। ओके। नंबर 2 बेटा, अगर मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज करूं और इंस्टेड ऑफ टॉसिंग 1 कॉइन, इफ आई नाउ से कि आई विल टॉस 2 कॉइन्स, तो क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं सैंपल स्पेस लिखने के लिए? सर हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल हेड और टेल, टेल। ठीक है। हाँ सर। ये आई थिंक के सबको समझ में आ रहा होगा। इसके लिए एक तो है कि चलो ठीक है, पुराने ज्ञान से अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये आंसर होगा। एक मैं बेटा और तरीका आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअली एक नहीं, 2 तरीका मैं बताऊंगा। एक तरीका तो है कि आप ऐसा सोचिए कि एक कॉइन का सैंपल स्पेस, अपने को 2 कॉइन का चाहिए ना सैंपल स्पेस इस बार। हाँ तो सर। आप क्या करिए कि एक कॉइन का जो सैंपल स्पेस है उसको 2 रो में लिखिए। कि हेड लिख लिया, टेल लिख लिया, एक बार और हेड लिख लिया, टेल लिख लिया। फिर पीछे से हेड चिपका दिया पहले रो में सबके पास, और पीछे से टेल चिपका दिया दूसरे रो में सबके पास। तो ओवरऑल जो इससे आएगा दैट विल सैंपल स्पेस ऑफ 2 कॉइन। दिस इज वन अनदर वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। और दूसरा एक और तरीका है सोचने का कि जब आपने एक कॉइन टॉस किया, एक कॉइन, तो उससे क्या हो सकता था? उससे 2 चीज आ सकता था, हेड आ सकता था और टेल आ सकता था। आप अगर 2 कॉइन करना चाहते हैं तो मतलब ये हेड आने के बाद 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सेकंड कॉइन पे, मतलब ये तो हो गया फर्स्ट कॉइन का पॉसिबिलिटी। अभी सेकंड कॉइन का यदि आप सोचो तो सेकंड कॉइन पे फिर से हेड भी आ सकता है और क्या आ सकता है? टेल भी आ सकता है। सिमिलरली फर्स्ट कॉइन पे टेल आने के बाद सेकंड कॉइन पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ठीक है। अब जब आप इसमें अलग अलग पाथ पे ट्रैवल करेंगे तो आप क्या करेंगे? एक पाथ आपका ये होगा, दिस विल गिव यू हेड कॉमा हेड। फिर एक पाथ आपका ये होगा, दिस विल गिव यू हेड कॉमा टेल। एक पाथ आपका ये वाला होगा, दिस विल गिव यू टेल कॉमा हेड। और एक पाथ आपका ये वाला होगा, दिस विल गिव यू टेल कॉमा टेल। तो इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्री डायग्राम। बोलो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया हाँ। सर। समझ गया सर। ओके बेटा, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट चेंज करता हूँ, ठीक है। इस बार वी विल टॉक अबाउट टॉसिंग 3 कॉइन। क्या आप लोग हेल्प कर सकते हैं? सर वो 8 को होगा। 8 होगा, वेरी गुड। तो क्या करें बताओ, ये वाला टेक्निक यूज करें कि ये वाला टेक्निक यूज करें? सेकंड वाला सर, हमको तो वो अच्छा लगा। ये ना, सेकंड वाला सर, वो ट्री वाला। ट्री वाला, ठीक है। चलो ट्री वाले में यदि सोचते हैं तो बेटा पहले कॉइन के लिए क्या होगा बताओ आप लोग। और सब लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करो तो अच्छा लगेगा। हेड हो सकता है, फिर हेड और टेल। टेल हो सकता है, वेरी गुड। फिर हेड से आगे क्या हो सकता है? हेड हेड या टेल। फिर टेल। और फिर इस हेड से आगे क्या हो सकता है? हेड या फिर टेल। इस टेल से आगे क्या हो सकता है? हेड या फिर टेल। और इस टेल के आगे एक बार हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकता है। इस हेड से हेड टेल, इस टेल से हेड टेल। क्या यहां तक सब कुछ समझ में आया? हाँ सर। ओके, अब अलग अलग पाथ ट्रेवल करते हैं बेटा, ठीक है। तो पहला पाथ तो क्या है कि यहां से शुरू करेंगे, ये रास्ता होगा ट्रिपल हेड का। देख लो, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। ओके, नेक्स्ट रास्ता बेटा क्या होगा? ऐसे जाएंगे और वहां से ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बतलाओ आप लोग? एच एच टी। तो ये रास्ता काउंट हो गया, ये रास्ता काउंट हो गया। अब रास्ता क्या होगा? यहां से इस तरफ घूमना होगा, ऐसे ऊपर की तरफ। तो क्या हो जाएगा? एच टी एच। बच्चों आ रहा है हाँ समझ, सर। नहीं आ हाँ रहा समझ? सर, HTH फिर बाकी HTT। तो बताओ, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ क्लियर सर। है सर। ओके, एच टी टी। नेक्स्ट फिर टी से स्टार्ट होगा, तो टी एच एच और टी एच टी। THT। फिर और टी टीटी। टी एच और टी टी टी। देखो तो 8 हो गया क्या?
1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये तरीका है ट्री डायग्राम से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार रिस्पॉन्ड करिए हाँ या ना। हाँ सर क्लियर है। ओके तो ये तो क्लियर हो ही गया। मैं एक बार लेकिन जो मेथड 1 है इसको लिखने का, मैं उससे भी थोड़ा सा बतलाना चाहूंगा कि जैसे 2 कॉइन का ये वाला है ना, तो 3 कॉइन का लिखने का तरीका होगा कि आप 2 कॉइन वाले को 2 बार लिखिए 2 रो में, ठीक है, ऐसे एच एच टी एच एच टी टी टी। नीचे 2 वाले को फिर लिख लीजिए एच एच टी एच टी और टी टी, ठीक है। और फिर आपका ड्यूटी है कि ऊपर वाले में सबको एच दे दीजिए लास्ट में, और नीचे वाले में सबको टी दे दीजिए लास्ट में। तो जो आया ये 3 कॉइन का सैंपल स्पेस है। ऐसे भी सोच सकते हैं इसको। क्या ये तरीका भी सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करें हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर समझ गया। ओके तो अब आपको एग्जाम में जो भी याद रहे बेटा, जो भी कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से सोच लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। बाकी दोनों तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 कॉइन का सैंपल स्पेस अपने को मेरे हिसाब से हो गया क्लियर, ठीक है। अब 4 कॉइन का नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 4 कॉइन का मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, 4 या उससे ज्यादा का हालांकि आएगा वैसा क्वेश्चन बहुत कम चांस है, बट स्टिल ये जो टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस किया है अभी कि ऐसे कर सकते हैं, या ट्री डायग्राम वाला जो टेक्निक है वो वाला, वो दोनों ही तरीके से आप 4 कॉइन का भी बहुत इजीली जनरेट कर लोगे सैंपल स्पेस, ठीक है। एक बार रिस्पॉन्ड करो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर पाएगा सर। ओके ऑल राइट। तो ओके वेरी गुड बेटा। अब 4 नंबर पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा नया सा चीज है इस बार, रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेट मी से दैट टॉसिंग 1 डाइस। अब कॉइन का तो बात कर लिया, डाइस का बात कर लेते हैं। बताना जरा डाइस में क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस अगर एक डाइस फेंका है तो? 6 होगा ना सर? 2 टोटल 6 होगा। टोटल 6 आउटकम होगा। लेकिन देखो सैंपल स्पेस का मतलब क्या है कि सारे आउटकम्स को आप डिस्क्रीटली लिस्ट करो। इट इज ऑब्टेन्ड हाउ? बाय लिस्टिंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्क्रीटली। तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है। 5 ठीक है सर। चल तो ये सैंपल स्पेस क्लियर है सबको? एक बार बताओ जरा हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर पे। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा आप लोग। इस बार मान लो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में कह देता हूं कि टॉसिंग 1 नहीं 2 डाइस, 2 डाइस। अब क्या होगा? ये क्लास 10 का बड़ा फेमस सैंपल स्पेस है, याद होना चाहिए आप लोग को। सर 36 आउटकम होगा क्या वो डब्बा बना के वैसे करते हैं? हाँ बिल्कुल सही पहचाना, बहुत बढ़िया। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखो आया समझ? नहीं आया समझ? मतलब ऐसा है समझ गया कि सर। फर्स्ट डाइस पे, मतलब ये जो फर्स्ट लाइन है इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ले सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट डाइस पे मान लो कि 1 आ गया होगा, और सेकंड डाइस पे 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ले सकते हैं कि फर्स्ट डाइस पे 2 आ गया होगा, सेकंड डाइस पे कुछ भी आ सकता है। इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ले सकते हैं हम लोग कि फर्स्ट डाइस पे 3 आ गया होगा, सेकंड डाइस पे कुछ भी आ सकता है। स्टूडेंट्स क्या ये इंटरप्रिटेशन क्लियर है आप लोगों को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। ओके और इसमें बेटा एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। नंबर का इसमें कॉमा लगेगा ना? क्या बोल रहे हो? सर नंबर्स का इसमें कॉमा लगेगा ना? 1,1 1,2 वैसे, हाँ या मतलब वो फिर काइंड ऐसे? ऑफ होगा। नहीं 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 नहीं, वो कॉमा लगेगा। मैं तो बस क्या है कि थोड़ा कम मेहनत करने के लिए कॉमा नहीं लगा रहा हूँ, कॉमा लगेगा बिल्कुल, ठीक है सर। ठीक है। ओके
अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर ना एक और ऑब्जर्वेशन होता है कि मैं ऐसे कुछ लाइंस बना लेता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि ऐसा लाइन बना के क्लास 10 में बताया गया था, मतलब बताया जाता है, स्टैंडर्ड है काफी। ठीक है, ये 42 थोड़ा लाइन से भटक गए, इसको चढ़ा देते हैं लाइन में। फिर एक लाइन ऐसा बना देते हैं, एक लाइन ऐसा बना देते हैं, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। कोई मेरे को याद दिला सकता है कि इस लाइन का क्या इंटरप्रिटेशन था? शायद ये नंबर देख के याद आ जाए आप लोग को। क्या स्टूडेंट्स याद आ रहा है कि नहीं यार? फर्स्ट टाइम पास या सेकंड टाइम शायद वैसे। देखो थोड़ा सोचो। क्या सर, आप रिपीट करेगा एक बार? मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने बनाया है, इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है? और ये लाइन के एंड में जो मैंने नंबर्स लिखा है, ये क्या, क्यों लिख रहा हूँ मैं? ये तो नहीं याद है सर। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूँ अभी। देखिए आप लोग, ये मैंने सारे लाइन के एंड में एक नंबर लिखा है, अब मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि वो बाकी लिस्ट से थोड़ा अलग दिखाई पड़े। देखिए है क्या, इस लाइन पे एक ही आदमी लाई कर रहा है 1,1 और 1 + 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 2। ठीक है, इस लाइन पे दो आदमी लाई कर रहे हैं लेकिन सबका जो सम ऑफ द फेसेस है वो 3। इस लाइन पे तीन आदमी लाई कर रहे हैं और सबका सम ऑफ द फेसेस जो कितना है, 4 है। ठीक है, इस पे 4 आदमी लाई कर रहे हैं और सबका सम ऑफ द फेसेस कितना है, 5। ठीक है, तो कोई यदि आपसे सिंपली ये पूछे कि आपने 2 डाइस फेंका, ऐसा कितना आउटकम होगा सच दैट कि सबका सम ऑफ द फेसेस जो है वो 8 हो, तो अगर आपको ये चार्ट इस तरीके से याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ये 5 लोग होगा जिसका सम ऑफ द बोथ फेसेस इज 8। बोलो ये चीज आया समझ, ये लॉजिक कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, इस चार्ट को देखो बेटा, मैं अगर पूछूं कि आपने 2 डाइस फेंका है, ऐसा कितना आउटकम होगा सच दैट कि सम ऑफ द फेसेस 11 हो, तो क्या बोलते हो कितना होगा? 2 2। कौन कौन? 6,5 और 5,6। 5,6 तो इस चार्ट का ये बड़ा बेनिफिशियल चीज है। ठीक है, थोड़ा आपको समझना चाहिए इस चीज को। मैं जैसे एक दो सवाल और पूछ लेता हूँ इस वाले चार्ट के बेसिस पे, देखते हैं कि आप लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं। इजी है बहुत, थोड़ा सोच के बताना मेरे को। ठीक है, if you throw a pair of dice, yeah, if you are tossing 2 dice, how many outcomes are there? ठीक है, such that at least one of their faces is 4. How many outcomes are there on tossing 2 dice such that at least one of their faces is 4? क्या 11। बोलते हैं? 11, बहुत बढ़िया, शानदार। किसी को 12 फील हो रहा है क्या स्टूडेंट्स? ये सबको 11 लग रहा है? बताओ एक बार, ये नहीं समझ में आ रहा है सर कि कैसे 11 हुआ? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग 2 डाइस उछालेंगे, वी आर टॉसिंग 2 डाइस। हाउ मेनी आउटकम्स विल बी देयर सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ द फेस आउट ऑफ द 2 डाइस विल शो द नंबर 4? मतलब कम से कम एक बार 4 आया होगा, ऐसा कितना केसेस होगा जब 2 डाइस उछालेंगे तब? क्या बोलते हो? देखो ये लाइन देखो, हॉरिजॉन्टल, सब पे 4 है, एक एक कम से कम, और हाँ इस पे सर। 2 4, तो 6 तो ये लोग हो गया। फिर एक ऐसा वर्टिकल लाइन देख लो, इस पे भी सब में सेकंड वाला फेस जो है वो 4 है, और ये वाला क्या कि रिपीटेडली काउंट तो नहीं करेंगे, एक बार तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में काउंट हो गया वो वाला, हाँ तो सर। वर्टिकल में इसको छोड़ देंगे। तो हॉरिजॉन्टल में 6 और वर्टिकल में इसको छोड़ के कितना लोगे? 5। 5 और 5 कितना हो गया? 11। स्टूडेंट्स आया इंटरप्रिटेशन समझ में? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। आगे। ओके, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। 5 के बाद में फिर छठे वाले पे चलते हैं। ये छठे वाले पे जाने के पहले मैं एक छोटा सा चीज और बताता हूँ कि अगर मैं ऐसे पूछूं कि एक कॉइन के पास में कितना फेस है, तो क्या बोल सकते हो? 2 फेस बोल सकते हो? 2। हाँ सर। ओके, और एक डाइस के पास में कितना फेस है? 6 6। 6। एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ जो सिर्फ कॉइन और डाइस के केस में एप्लीकेबल है। ठीक है, कि कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू
फेस टू द पावर थ्रो। ये एक फॉर्मूला है जो आप कॉइन और डाइस के केस में यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम निकालने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम पता करने के लिए। ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को। ठीक है, मान लो कि जैसे एक कॉइन, तो एक कॉइन के पास में कितना फेस है? एक ही फेस, मतलब दो फेस है। तो अगर आप उसको एक बार उछालोगे तो इससे आंसर कितना आना चाहिए? 2 to the power 1 which is equal to 2। तो आप देख सकते हैं कि एक कॉइन के सैंपल स्पेस में कितना आउटकम है? 2 आउटकम। कहने का मतलब इसका जो कार्डिनैलिटी है वो कितना है? 2। ये सेट थ्योरी से आपको याद होगा कि सेट के अंदर में जितना एलिमेंट होता है उसी चीज को उसका कार्डिनैलिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, दो कॉइन का बेटा फेस, एक कॉइन के पास दो है और आपने थ्रो उसको दो बार की, दो कॉइन उछालते समय, तो इस बार टोटल आउटकम कितना होना चाहिए? 2 to the power 2 which is equal to how much? 4। 4। आप यहाँ काउंटिंग भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं यहाँ पर कि दो कॉइन के टाइम पर कार्डिनैलिटी कितना हो जाएगा? 4। फील आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करें एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। आ गया सर, आ गया। ओके, तीन कॉइन के टाइम पे बेटा एक कॉइन के पास में दो फेस है और आप उसको 3 बार थ्रो करेंगे तो 2 क्यूब यानी कि 8। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कार्डिनैलिटी कितना आ रहा है? 8। रिस्पॉन्ड करिए, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, एक डाइस के पास में फेस कितना है? 6। और उछालेंगे अगर एक बार तो नंबर ऑफ आउटकम कितना होना चाहिए? 6। यू कैन क्लियरली सी कि इस बार कार्डिनैलिटी कितना है? 6। ठीक है, सिमिलरली अगर दो डाइस है और मतलब तो उसको क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? एक डाइस को दो बार उछाला है ना, तो कितना आ जाएगा? 36। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि हाँ बिल्कुल कार्डिनैलिटी जो है वो कितना आ रहा है? 36। तो क्या है कि ये जो फॉर्मूला है फेस टू द पावर थ्रो, एक तो ये बात याद रखना कि ये सिर्फ कॉइन और डाइस के केस में ही अप्लाई कर सकते हो, बाकी किसी के केस में अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिर्फ कॉइन और डाइस के केस में अप्लाई कर सकते हो। और इससे पता क्या चलेगा? तो इससे आपको सैंपल स्पेस क्या है ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये कभी नहीं पता चलेगा इस वाले फॉर्मूले से कि सैंपल स्पेस क्या है। इस वाले फॉर्मूले से केवल इतना पता चलेगा आपको कि आपके सैंपल स्पेस में टोटल कितना आउटकम आने वाला है। ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि सैंपल स्पेस में 8 आउटकम आएगा। वो आउटकम क्या क्या होगा ये पता करने के लिए आपको पूरा सैंपल स्पेस डिस्क्रीटली लिखना पड़ेगा, कॉमा कॉमा दे के। क्या ये पूरा फीलिंग क्लियर हुआ? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो अभी यहाँ से जैसे मान लो कि कभी कोई सवाल आ जाता है जिसमें बोलता है कि 3 डाइस उछाला गया और मेरे को ना एक्चुअल सैंपल स्पेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बस इतना जानना है कि सैंपल स्पेस में टोटल आदमी कितना होगा, ये टोटल आउटकम कितना होगा, तो क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स, 3 डाइस मैंने उछाला एंड आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि हाउ मेनी आउटकम विल बी देयर, क्या बोलते हो? 216 216 हाँ कैसे निकाला बेटा? सर, इसका 6 फेसेस और 3 बार थ्रो करेंगे तो 6 to the power 3। 2 to the मतलब 6 to the power 3। तो बिल्कुल इस चीज को याद रखना, आने वाले समय में हो सकता है कि इस फॉर्मूला कहीं पर हम लोग को यूज पड़ जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को सैंपल स्पेस निकालने में हेल्प नहीं करता है, लेकिन सैंपल स्पेस में कितना आदमी होगा ये चीज जानने में थोड़ा सा हम लोग को ये हेल्प करता है। या यहाँ तक का पूरा आइडिया क्लियर है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो अब तो डाइस का मैंने सारा केस डिस्कस कर दिया। एक केस और अपन डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले टाइम में हम लोग को चाहिए होगा। तो वो केस क्या है? देखो, इस बार रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा मेरा। ड्राइंग आउट 1 कार्ड out of a pack of 52 well shuffled कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से मैं एक कार्ड निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस बार एक्चुअली में क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस 52 कार्ड्स का कॉम्पोजिशन क्या है। मान लो कि 52 कार्ड्स हैं और मैं एक कार्ड निकालना चाहता हूँ, तो इसमें जो जो चीज है उनमें से कोई भी आ सकता है। तो इनमें क्या क्या चीज है बस वो चीज अपने को पता होना चाहिए, तो अपने को पता चल जाएगा कि भाई हमारा टोटल आउटकम कितना होगा इस कंडीशन में। तो इसमें आप लोग को याद होगा कि टोटल 4 सूट होता था,
ठीक है, क्लब, स्पेड, फिर डायमंड और हार्ट। क्या ये वाला चीज याद है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, क्लब में कितना कार्ड होता था? 13, स्पीड में भी 13, डायमंड में भी 13 और हार्ट में भी 13। ठीक है, तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 कुल मिला के कितना हो जाएगा? 52 कार्ड्स। क्या ये आइडिया समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, हाँ क्लब सर। बेटा देखने में कैसा होता था? लाल या काला? काला सर। काला। तो ये रेड, ये रेड, ये ब्लैक और ये वाला भी ब्लैक। क्या ये हाँ आइडिया सर। याद आया? ओके, हाँ सर। क्लब कौन सा होता था? ये चिड़ी होता था, ये काला पान होता था? चिड़ी। चिड़ी, बहुत बढ़िया। और ये वाला काला पान, डायमंड आप लोगों को याद होगा कि ऐसा कटिंग होता था, टिकड़ी, ये। और ये ईंट बोल दो, और हार्ट का तो ऐसा शेप होता था। क्या ये पूरा का पूरा चीज रिकॉल हो गया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो सारे के सेट के अंदर में कॉमन डिनोमिनेशन होता था। एक होता था एस, फिर क्या होता था? किंग, किंग, फिर क्वीन, जैक, फिर वन। वन नहीं बेटा, वन तो नहीं होता। वही 10, 9, 8, 7 सर, वन नहीं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2। ठीक है, यही सारा चीज बाकियों में भी होता था। ठीक है ना, मतलब जो पहले वाले में है एग्जैक्टली सेम आप कह सकते हैं कि ब्लैक में भी उतना ही होगा, यही सब लोग होगा। ठीक है, हाँ सर। रेड भी, मतलब डायमंड में भी यही सब लोग होगा, और हार्ट में भी यही सब लोग होंगे। देखो तो ये बात समझ में आ रहा है कि सारे के पास में इस कॉम्पोजिशन में कार्ड्स होगा। देखो तो ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। इसमें फिर बेटा मैं कुछ लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लोग थोड़े स्पेशल हैं। ठीक है ना, तो इनको बोला जाता है फेस कार्ड। जैसे किंग के पास फेस होगा, क्वीन के पास फेस होगा, जैक के पास फेस होगा, फिर इधर भी किंग क्वीन जैक के पास फेस होगा, इधर भी किंग क्वीन जैक के पास फेस होगा, इधर भी किंग क्वीन जैक के पास फेस होगा। तो इन कार्ड्स को जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है इनको बोला जाता है फेस कार्ड्स। ये लोग थोड़े से स्पेशल हैं। तो क्या आप लोग देख के बतला सकते हो कि टोटल फेस कार्ड कितना है? 15 12 नहीं 12। 3, 12। हाँ सर। ओके, मतलब 12 15 की 12? 12 सर। 12, okay. How many black face cards are there? 6 6. How 6 many red face cards are there? 6 6. How many face cards are there in spade? 3 How many red king is there? 2। मतलब ये सब आइडिया पूरा क्लियर होना चाहिए। क्लियर है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर. ओके, हाँ और सर, ये जो क्लियर हाँ है। सर जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट से बेटा मैंने स्टार्ट करा था, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था यहाँ पे कि ड्राइंग आउट वन कार्ड आउट ऑफ अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका कार्डिनलिटी कितना होगा? 52। 52। ठीक है, 52 अलग अलग पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। कि ये वाला आइडिया समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर, ओके, ऑलराइट। अब नेक्स्ट जो वर्ड बेटा हम लोग को देखना है वो वर्ड है इवेंट। एनी आइडिया व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या होता है? सर कुछ करना, हैपनिंग ऑफ एन एक्टिविटी जैसा। सर, अ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी, ठीक है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। मतलब ठीक है, सबके पास में फीलिंग है, मैंने बोला ना कि फीलिंग एकदम करेक्ट है आप लोग। चलो, इवेंट को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एनी डिजायर्ड आउटकम, ठीक है, stated before
doing the random experiment, full stop. ठीक है, it will be subset of sample space, full stop. ठीक है, और दूसरा मतलब क्या है, शॉर्ट में अगर आप बोलना चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एनी डिजायर्ड आउटकम स्टेटेड बिफोर डूइंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। मैं यहाँ ऐड कर देता हूं। ठीक है, इज कॉल्ड इवेंट। मतलब बात ऐसा है कि आप कुछ भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, मतलब करने का सोचो पहले मन में, और सोचने के बाद में आप कुछ भी एक डिजायर अपने मन में रख लो, ठीक है, कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद ना मेरा मन ऐसा है कि ये आना चाहिए। तो जो आपका मन में आएगा ना कि ये आना चाहिए, उसी चीज को हम इवेंट बोल सकते हैं। सपोज करो, समझना इस चीज को, मान लो कि मैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करूं, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, सपोज करो कि टॉसिंग अ डाइस। ठीक है, अब मैं मन में सोचूं एक बात कि गेटिंग एन इवन नंबर, ये मैंने मन में सोचा, मतलब मैंने सोचा कि मैं ना डाइस उछालूंगा, और फिर मैंने मन में सोचा कि यार मेरे को ना इवन नंबर पाने का इच्छा हो रहा है। तो ये जो मेरे मन में आया कि इवन नंबर आने का इच्छा हो रहा है मेरे मन में, इसी चीज को हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है, अब जब आप डाइस फेंकना चाहते हो तो सैंपल स्पेस तो फिक्स है, इसमें तो कोई उतार चढ़ाव या कोई बदलाव तो नहीं आएगा। क्या कहते हो, सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? मतलब जब अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस टाइम पे आप लोग को लग रहा है कि सैंपल स्पेस पक्का फिक्स रहेगा हर हमेशा। हाँ सर। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि कुछ भी जो अपन डिजायर करेंगे मन के अंदर में कि ये होना चाहिए, इस डिजायर को बोला जाता है इवेंट। और ये डिजायर के क्वालिटी पे बेस करके कि क्या आपने डिजायर रखा है, आपको आउट ऑफ द सैंपल स्पेस कुछ लोग सपोर्ट कर सकता है, कुछ लोग आपके अगेंस्ट में हो सकता है कि आपके डिजायर के अकॉर्डिंग सब लोग आपको सपोर्ट करें, कोई भी आपके अगेंस्ट में नहीं हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिजायर के अकॉर्डिंग सब लोग आपके अगेंस्ट में है, कोई भी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कितना लोग सपोर्ट कर रहा है और कितना लोग अगेंस्ट में है, वो चीज टोटली डिपेंड करेगा कि आपका डिजायर क्या है। ठीक है, उस चीज पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा डिजायर है गेटिंग एन इवन नंबर, तो इसके फेवर में कौन लोग हैं आउट ऑफ द सैंपल स्पेस? तो आंसर इसके 2, 4 और 6। ठीक है, बोलो, फील आया नहीं फील आया? आया सर। आया सर, आया। ओके, अभी E2 सोच लो कि ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा सोचते हैं। मान लो कि मेरा मन है कि गेटिंग से अ मल्टीपल ऑफ 4, तो बोलो तो इसको कौन लोग फेवर करेगा? ओनली 4 ओनली 4 और 1। 1 तो कैसे करेगा बेटा? E3, सॉरी सर, गलती हो गया सर। नहीं कोई बात नहीं। गेटिंग अ नंबर मोर देन 10, ऐसा भी मेरे ख्वाहिश हो सकता है। क्या बड़ा बात है, ख्वाहिश है, कुछ भी रख Zero. सकते हैं। 0 तो नहीं, मतलब जो अपना ये है ये खाली रहेगा बेचारा, इसमें कोई नहीं आएगा, नल। कोई फेवर भी नहीं। आ रहा ना फील में क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, समझ गया। हाँ सर। E4 बेटा एक ऐसा भी ले लेते हैं कि गेटिंग अ नंबर लेस देन से 7। इस बार क्या कहते, क्या होगा इस बार? 1 2 3 4 5 6 होगा। सभी आ जाएगा। हाँ सर।
तो देखो मैं इसके डेफिनेशन को एक बार और आपको मतलब पढ़ा देता हूँ। क्या था ये कि ये था एनी डिजायर्ड आउटकम स्टेटेड बिफोर डूइंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। मतलब कोई भी जो डिजायर आप स्टेट करोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के पहले, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट आपके मन में डिसाइडेड है कि आप क्या करने वाले हो, लेकिन उसको परफॉर्म करने के पहले ही आप अपने डिजायर जो है वो वर्बली बता दो कि मेरे को ये चाहिए, ठीक है। तो जो भी आप डिजायर प्रेजेंट करोगे उस डिजायर को ही इवेंट बोला जाता है। और फिर जब आप ये देखोगे ना कि उस इवेंट के फेवर में कौन कौन आ रहा है कौन कौन नहीं आ रहा है आउट ऑफ द सैंपल स्पेस, तो यू विल एवरी टाइम सी कि आपको लास्ट में इसके फेवर या अनफेवर वाली चीजों का एक मतलब कलेक्शन मिलेगा इसके फेवर वाली चीजों का, और वो कलेक्शन हमेशा एक सैंपल स्पेस का जो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होगा उसका ये सबसेट रहेगा, ठीक है ना। तो आप हर जगह देख सकते हैं कि ये मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ये था इसका फिक्स सैंपल स्पेस, बिकॉज वंस योर रैंडम एक्सपेरिमेंट इज फिक्स सैंपल स्पेस विल आल्सो बी फिक्स, ठीक है। और मेरा मानो कि अगर ऐसा डिजायर है तो 3 लोग मेरे फेवर में हैं, 3 लोग मेरे अगेंस्ट में हैं। अगर मेरा डिजायर ऐसा है तो 1 लोग मेरे फेवर में है, बाकी 5 लोग मेरे अगेंस्ट में हैं। ऐसा डिजायर अगर मैं मन में रखूं तो कोई मेरे फेवर में नहीं है, सब मेरे अगेंस्ट है। और अगर मैं ऐसा डिजायर रखूं तो सब मेरे फेवर में है, कोई मेरे अगेंस्ट नहीं। तो कहने का मतलब है कि एवरी टाइम यू सी कि आई डिसाइडेड टू डू दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, आफ्टर दैट अगर मेरा ये डिजायर था तो कुछ लोग फेवर में कुछ लोग अगेंस्ट, बट बेसिकली यू कैन सी दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्या बोलते हो, हाँ या ना? हाँ सर। अगेन दिस सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट। क्या बोलते हो, हाँ या ना? हाँ सर। ये वाला सेट भी बेटा नल है, कुछ नहीं है इसमें, तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। हाँ सर। और ये वाला भी मान लो कि इसका सबसेट है, मतलब एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये चीज भी पढ़ा हुआ है हम लोगों को। क्या बोलते हो? हाँ हाँ सर। सर। तो कुल मिला के क्या आपने ऑब्जर्व किया कि इवेंट का मतलब क्या होता है कि एनी डिजायर्ड आउटकम स्टेटेड बिफोर परफॉर्मिंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। और हर बार जब हम डिस्क्रीटली इसके फेवरेबल आउटकम्स को लिखेंगे तो एवरी टाइम हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो सैंपल स्पेस था रैंडम एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसी का कोई ना कोई सबसेट आता है इन द नेम ऑफ इवेंट। क्या ये समझ आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो इसीलिए एक दूसरा इसका डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। मतलब सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट अगर आप उठाते हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इवेंट बोल सकते हैं। तो आप ये डेफिनेशन भी समझ सकते हो और ये डेफिनेशन भी समझ सकते हो। क्या यहाँ तक सारा चीज समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। आ गया स्टूडेंट्स सर। क्लियर? ओके, तो ठीक है बेटा, यहीं पर आज क्लास को रोकेंगे तब, ठीक है, बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।